शायद वित्त मंत्री या कोई भी उच्च पदस्थ मंत्री जब किसी आमंत्रण पर जाते हैं तो पहले सारी इंक्वायरी होती है कि जिस जगह या सभा समिति में वे जा रहे हैं वो लोग कैसे हैं। ये बात तो ठीक है, पर यह खानापुरी तो आमंत्रण स्वीकार करने से पहले ही होनी चाहिए। मालूम पड़ा किसी ने शिकायत की है कि पत्रिका की संपादक शीला झुनझुनवाला के पति उच्च पदस्थ आयकर अधिकारी हैं और वो बिना किराए के दिए एक उद्योगपति के घर में रह रहे हैं, जो अनैतिक है। ठाकुर ने बताया कि उपरोक्त बात सही है कि नहीं, इसकी जांच के आदेश ऊपर से आए थे जरूर, किंतु उनका आधार ही गलत था। उस समय आयकर के कमिश्नर श्री GS श्रीवास्तव जी थे। वो स्वयं एक बहुत ही साफ छवि वाले व्यक्ति थे, मेरे पति को खूब अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने आदेश के उत्तर में लिख भेजा कि जांच का आधार गलत है। TP झुनझुनवाला ने बोर्ड को पहले से ही बता रखा है कि वो उस उद्योगपति के घर के पिछवाड़े के हिस्से में किराए पर रह रहे हैं और जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार 400 रुपये प्रति माह किराया ठीक है। बोर्ड से उन्हें अनुमति भी मिली हुई है। यह उत्तर मिनिस्ट्री में दिन के 12 साढ़े 12 बजे के करीब पहुंच गया था। फिर मोरारजी भाई के ना आने का क्या कारण हो सकता था? जब शिकायत की झुठलाई साबित हो गई तब तो उन्हें आना ही चाहिए। इसी बीच पुरी साहब आ गए। सोचा आखिरी कोशिश करके देख ली जाए। मैं और पुरी साहब मोरारजी भाई के घर पहुंच गए। वो तो नहीं मिले। उनके बेटे कांति भाई से मुलाकात हुई। वो बहुत ही गर्म हुए। बोले, आपकी हिम्मत कैसे हुई सीधे मोरारजी भाई तक पहुंचने की? वो नहीं आएंगे। आपसे एक बार मना कर दिया, जाइए यहाँ से। हमने बहुत विनय की, कहा कार्ड छपकर बढ़ भी चुके हैं, फिर हामी भरने के बाद ना आना कहाँ तक उचित है। वो एक ही बात पर अड़े रहे। अब तो पुरी साहब को भी गुस्सा आ गया। वो बोले, हमें नहीं पता कि वित्त मंत्री के पास जाने के लिए उनके बेटे के थ्रू जाना पड़ता है। कहकर हम वापस आ गए। तब तक 2 बज चुके थे। इस पशुपेश में मुझे तारकेश्वरी जी की याद हो आई। उस समय वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री थीं। उनसे मेरी भेंट पत्रों के माध्यम से हुई थी। जब मैं धर्म युग में थी तब अक्सर उनसे पत्र लिखकर लेख आदि मंगवाती थी। दिल्ली आकर उनसे व्यक्तिगत मुलाकात की। कई बार हम उनके घर पर जाकर भी उनसे मिले भी थे। कई बार वो हमारे घर भी साहित्यिक गोष्ठियों में आई थी। हमने पाया कि वो बहुत ही सहृदय संवेदनशील महिला हैं। एक ऊर्जा सी उनमें सदैव बहती रहती है, जिसमें वो हर किसी को बांध लेती है। सहज सरल किंतु प्रखरता की मूर्ति। बहुत ही ग्लैमरस लगती थी वो। संसद में तो वे ग्लैमरस गर्ल कहलाती ही थी, पर केवल ग्लैमर ही उनकी पहचान नहीं था। वे बातों के सटीक जवाब संसद में भी और बाहर भी इतनी तेजी तर्रारी से देती थी कि सामने वाला चुप होकर रह जाता था। हाजिर जवाबी में उनका जवाब नहीं था। हर प्रकार के सांस्कृतिक, साहित्यिक और बौद्धिक समारोह में उर्दू शायरी के 2-4 शेर सुनाकर जान डाल देना उनकी अपनी सिफत थी। इन सब के साथ साथ वो एक सच्ची और मददगार मित्र थीं। मुसीबत में अपना कंधा दूसरों को सहारे के लिए देने वाली। कभी कहीं एक शेर पढ़ा था जो तारकेश्वरी जी को देखकर अक्सर मुझे याद हो आता था। शेर था, हम सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, जिसका जी चाहे चराग अपना जरा ले जाए। यूं तो हम कुछ देने के काबिल ही नहीं हैं, लेकिन जो चाहे हमसे जीने की अदा ले जाए। और तारकेश्वरी जी जीने की यह अदा जानती थी। उनके अंदर एक चिंगारी थी जो उन्हें तो रोशन करती ही थी, हर उसको भी रोशन करती थी जो उनके संपर्क में आता था। मैंने तारकेश्वरी जी को फोन पर ही सारी बात बताई। ये भी बताया कि कांति भाई नाहक नाराज हो गए। तारकेश्वरी जी ने धीरज दिया और बोली, आप मोरारजी भाई के यहाँ पहुंचिए, मैं आती हूँ वहीं। मैं और पुरी साहब तत्काल मोरारजी भाई की कोठी पर पहुंचे। तारकेश्वरी जी हमसे पहले ही पहुंच गई थी। उन्होंने हमें वहीं कमरे में बुला लिया।
मुरारजी भाई उस समय खाना खा रहे थे। सामने थाली रखी हुई थी। एक कटोरी में दही, एक कटोरी में दाल, थोड़ी हरी सब्जी, कच्ची हल्दी का एक टुकड़ा, थोड़ी उबली हुई मूंगफली और एक छुहारा, 2 फुलके। बिल्कुल सादा भोजन वो अपने कमरे में चले गए। तारकेश्वरी जी पीछे पीछे गईं। हम दम साधे बैठे रहे कि देखें क्या होता है। बार बार नजर घड़ी की ओर जाती। 2:30 बज चुका था। शाम को 4:30 बजे कार्यक्रम होना था। तारकेश्वरी जी ने मोरारजी भाई से क्या कहा ये तो हमें नहीं मालूम, किंतु कमरे से निकलते निकलते उन्होंने तेजी से जो कहा था वह था, मोरारजी भाई, यदि आज शाम को आप कार्यक्रम में नहीं आए तो मैं आपकी देहरी कभी लांघूंगी नहीं। और वो हमें साथ लेकर बाहर आ गई। इतनी बड़ी बात कहने का साहस तारकेश्वरी जी ही कर सकती थी। ऐसी उनकी ही शख्सियत थी। हम कुछ उनसे पूछें कि उन्होंने कहा, आप निश्चित होकर जाइए, मुरारजी भाई आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। और मुरारजी भाई आए भी। राजधानी के जाने माने साहित्यकार, संसद सदस्य और साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति वहां मौजूद थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि उस शाम के पीछे क्या क्या हंगामा हुआ। बाद में एक बार जब तारकेश्वरी जी से पूछा कि वो मोरारजी भाई को कैसे मना पाई, तो वो बोली, आते कैसे नहीं, कितनी बार कैसी कैसी लड़ाइयां मैंने उनके लिए संसद में और बाहर भी लड़ी हैं, ढाल बन के। वह इतना भी नहीं करते मेरे लिए। मोरारजी भाई उस शाम बहुत अच्छा बोले। उन्होंने कहा, अंगजा नारी जीवन के लिए निकल रही है, खास करके नारी जीवन को समृद्ध करने के लिए। उद्देश्य बहुत ऊंचे हैं। मैं आशा करता हूं कि इन उद्देश्यों के सामने रखकर ही अंगजा का प्रकाशन हमेशा होता रहेगा। हर काम जो अच्छा होता है उसको आशीर्वचन ईश्वर के मिलते हैं, और काम अच्छा नहीं होता है तो कितने ही आशीर्वचन मिले, उनका कोई मतलब रहता नहीं। परंतु शुभेच्छा मैं अवश्य देता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ हर नेक काम को शुभेच्छा देना मानव धर्म है, खास करके ऐसे काम के लिए जो नारी जीवन को समृद्ध बनाने वाला है। आधुनिक जमाने में नारी जीवन अपना सही स्थान ले, यह अत्यंत जरूरी है। अमल में वह आदर्श कहाँ सो गया, मुझे पता नहीं। स्त्री और पुरुष के बीच में समानता और न्याय का व्यवहार होना चाहिए, जो हमें दिखाई नहीं देता। न केवल भारत में, सारी दुनिया में ही यह स्थिति है। आज भी स्विट्जरलैंड में स्त्रियों को मताधिकार नहीं है, हालांकि वह बहुत आगे बढ़ा हुआ देश माना जाता है। हमारे देश में हमने नया संविधान बनाया और स्त्रियों को बराबर का हक दिया, मगर वह तो कानून में है, व्यवहार में वह कहाँ, कितना आता है ये मुझे नहीं पता, बल्कि बहुत कम आता मालूम पड़ता है, क्योंकि कारोबार तो सारा पुरुष के हाथ में रहता है, और इसलिए जहाँ देखो वहाँ पुरुष की महत्ता बढ़ाई गई है और स्त्री की महत्ता कम की गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्त्री को अबला कहकर सचमुच में अबला बना दिया गया है, और इसी के जोर पर पुरुष उससे काम लेता रहा है, मगर इससे पुरुषों को फायदा होने के बजाय नुकसान ही हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंगजा जो करना चाहती है वह तभी हो सकता है जब स्त्री शक्ति जागे, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको यह प्रचार करना होगा कि अबला नाम गलत है, क्योंकि आखिर शक्ति का स्वरूप ही स्त्री है। पुरुष और प्रकृति, इन दो को हम मानते हैं। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है, पुरुष तो केवल साक्षी है, और सब कुछ संचालन प्रकृति ही करती है। जब जब हमें शक्ति की आराधना करनी होती है, तब तब हम मंदिर में जाकर दुर्गा की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, लक्ष्मी और सरस्वती की आराधना करते हैं, परंतु घर में ये सब देवियां हैं जिनको हम ठुकराते हैं। तो फिर ये देवियां आखिर कैसे प्रसन्न हों? मगर यह बेअक्ली का काम समाज में हो रहा है, उसको हमें बदलना होगा।
पहले जमाने में जब सही तरीके से सोचा गया, तब हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मगर बाद में जमाना गिरा और ये भी कहा गया कि स्त्री ताड़न की अधिकारी है। पुरुषों का लक्षण ताड़ना है, स्त्री का लक्षण सेवा है। मगर ताड़न का फायदा उठाकर पुरुष सेवा ले लेता है। स्त्री सेवा तो करती ही रहती है, ये उसकी खूबी है। कुछ भी करो, वह कुछ ना कुछ सेवा करती ही है, परंतु वह सेवा भी मजबूत करने वाली बने। इसके लिए जरूरी है कि स्त्री की शक्ति जागृत हो और स्त्री निर्भय बने। घबराहट से सेवा हो तो उसका फल न सेवा करने वाले को मिलता है और न सेवा लेने वाले को। स्त्री को इसलिए पुरुषों ने अपने कब्जे में रखा कि वह निर्भय नहीं है। वह निर्भय हो तभी पुरुष के पशु बल का विरोध कर सकती है, और इसके लिए हमें महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा। महात्मा गांधी एकदम कमजोर शरीर के थे, मगर दुनिया में उनके जैसा निर्भय पुरुष और कोई नहीं था। सबको उनके आगे सिर झुकाना पड़ता था। निर्भय में यह शक्ति है। यह भान आ जाए तो स्त्री जागृत हो जाए, और ये तभी होगा जब वह निर्भय बनेगी। जब तक स्त्री निर्भय नहीं है, तब तक समाज निर्भय नहीं है, क्योंकि आखिर जिससे नई पीढ़ी संस्कार लेती है वह है माता। और जब तक माता निर्भय ना हो, संस्कारी ना हो, तब तक समाज संस्कारी कैसे बन सकता है। अंगजा के माध्यम से आप यह परिवर्तन ला सकती हैं। यदि यह परिवर्तन आप ले आई तो मुझे बड़ी खुशी होगी। शुभेच्छा तो मैं देता हूँ और जरूर देता हूँ, मगर इसलिए नहीं देता हूँ कि यह फैशन की एक दूसरी पत्रिका बनकर रह जाए, क्योंकि फैशन में डालकर ही स्त्री का उपयोग पुरुष कर रहे हैं। गहनों का लोभ बहाना बनाकर कुछ कह दिया, गहना दे दिया, खुश हो गई स्त्री। गहने में अगर इतना सुख होता है तो पुरुष क्यों नहीं पहनता है गहना? पुरुष कहता है गहना आपत्ति काल में स्त्री के काम आता है, पर तब भी वह उसके काम नहीं आता। आता पुरुष के काम ही है। वह जब जी चाहता है उसे ले लेता है। इन सारे ढकोसलों से स्त्री को अंगजा बचाएगी, तभी स्त्री बराबर होगी और शक्तिमान बनेगी, अन्यथा नहीं। स्त्री शक्ति जागृत हुए बगैर भारत जागृत होने वाला नहीं है, ये मैं मानता आया हूँ। आखिर समृद्धि भी स्त्री ही है, समृद्धि कोई पुरुष नहीं है। पृथ्वी भी स्त्री है, दया भी स्त्री है, प्रीत भी स्त्री है, ये सब स्त्री है। क्रोध पुरुष है, गुस्सा पुरुष है, तामसी और राजसी जितनी चीजें हैं सब पुरुष है। सात्विक जो है वह केवल स्त्री है। ये रचना भी हमें देखनी चाहिए। यह सब हम बदल सकें, भारत में सही संस्कार ला सकें, तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें स्त्री का हिस्सा सबसे ज्यादा होना चाहिए। स्त्री को निर्भय पुरुष बनाएंगे, ये आशा करना ही गलत है। कोई किसी को कुछ देता नहीं, मगर स्त्री शक्तिवान बन सकती है, और वह जरूर बनेगी। मेरा तो विश्वास है कि वह बने बिना रहेगी भी नहीं। अंगजा स्त्री को निर्भय बनाने के काम में लगी रहेगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं तो ऐसा चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस उद्देश्य से शीला बहन ने अंगजा को शुरू किया है वह उद्देश्य परिपूर्ण होगा। हमने पूरा प्रयत्न किया कि मोरारजी भाई के आशीर्वचन और शुभेच्छाओं के अनुरूप ही अंगजा निकले। एक कोशिश, एक आशा, एक आकांक्षा लेकर अंगजा निकली और छा गई। हमने अंगजा के माध्यम से एक ऐसी पत्रिका की परिकल्पना की जिसमें नए युग के परिपेक्ष्य में नारी समस्याओं को सुरुचिपूर्ण एवं वैचारिक दृष्टि से देखा और परखा जा सके। नारी जो जननी भी है और प्रेयसी भी है, ऐसे कुछ बने जो पुरुष की दृष्टि को चकाचौंध कर दे। कला साहित्य को अपने जीवन में समेटकर नारी के सनातन नाम को सार्थक करे और साथ ही आधुनिक मानदंडों पर भी खरी उतरे।
अंगजा से मैंने सजाई देश विदेश की उन विशिष्ट महिलाओं के बारे में जानकारी, जिनके मनोभावों से पाठक अभी तक अपरिचित रहे। परिचर्चाएं जिनमें सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं से संबंधित प्रश्नों पर प्रबुद्ध विचारकों के विचार रखे, जो सबका पथ प्रदर्शन कर सकें। सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ चढ़ती उम्र का चक्रव्यूह, अर्थात किशोर किशोरियों की समस्याएं। कल्पित भूल भुलैया में से रास्ता खोज निकालना आसान है, सामने रखे शब्द चक्र में सही अक्षर रख देना भी मुश्किल नहीं। ताश, शतरंज और सांप सीढ़ी के खेल मनोरंजन करते हैं, किंतु यौवन की सीढ़ी पर चढ़ते हुए ऐसे देखे अनदेखे चक्रव्यूह सामने आते हैं कि हर दिशा से ऊपर ही वार होते हैं। लेकिन एक संतुलित और निर्णयात्मक बुद्धि चक्रव्यूह में से निकलने का रास्ता भी बना देती है। इस रास्ते की जानकारी युवा पीढ़ी को अंगजा ने दी। ढलती उम्र अपने आप में एक भय है, डर है। इस उम्र की समस्याएं सबसे अधिक हैं। इस समस्या से भी अंगजा ने अपनी आंखें नहीं मूंदी। प्रत्येक देश की संस्कृति, वहां के उत्सव और त्योहार, संस्कृति के इस बहुरंगी रूप का दिग्दर्शन एवं सांस्कृतिक कथाओं और निष्ठाओं का परिचय भी नई पीढ़ी को अंगजा ने कराया। गीत, कहानी, सौंदर्य और रूप सज्जा में भी पाठिकाओं की दृष्टि अधुनातन रहे, इसलिए वो भी अंगजा की शोभा बनी। संक्षेप में अंगजा को गागर में सागर का प्रतिरूप बनाने की हमारी भरपूर कोशिश रही। इसलिए धर्मयुग जैसी पत्रिका के संपादक डॉक्टर धर्मवीर भारती को भी कहना पड़ा कि भारतीय परिवार की समस्याओं को सुलझाने और भारतीय महिलाओं के विकास को समुचित निर्देश देने की दिशा में अंगजा ने संतुलित नीति अपनाई है। हमारे भारतीय जीवन के परंपरागत सौंदर्य की रक्षा करते हुए भी हानिप्रद रूढ़ियों का इसमें समर्थन नहीं किया गया है। साथ ही साथ किशोर पीढ़ी के संतुलित विकास को भी ध्यान में रखा गया है। अमृतलाल नागर ने कहा, अंगजा श्री संपन्न सर्वांग सुंदरी है। तारकेश्वरी जी ने कहा, आज की जागरूक नारी की बौद्धिक जरूरतों को पूरा करने में अंगजा ने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। राष्ट्रभाषा हिंदी में निकलने वाली यह पहली नारी पत्रिका है जिसने मेरा मन मोह लिया है। देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा, इतना बढ़िया गेटअप और इतनी बढ़िया सामग्री, इस तरह का तालमेल आज की कमर्शियल दुनिया में दुर्लभ है। नवभारत टाइम्स ने लिखा, अब तक हिंदी में महिलाओं के लिए कोई ऐसी पत्रिका नहीं थी जिसे उच्च कोटि में रखा जा सके, जिस कोटि में वह निश्चित रूप से श्रेष्ठ कहलाने की अधिकारिणी बने। अंगजा के प्रकाशन ने इस प्रश्नवाचक को भी समाप्त कर दिया और अब एक ऐसी पत्रिका हमारे सामने है जिसे निर्विवाद रूप से अपने विषय विशेष की एकमात्र पत्रिका कहा जा सकता है। अंगजा का संपादन अनेक परेशानियों के बीच हुआ। मुद्रण की अंतिम अवस्था में तो मुझे मां से भी अधिक प्रिय अपनी देवोपमा सास को खोकर व्यक्तिगत क्षति भी उठानी पड़ी। इतनी परेशानियों में भी अम्मा की सेवा में मैंने कोई कमी नहीं आने दी थी। विलिंगडन अस्पताल में कोमा में जाने के पहले उनके शब्द थे, तुमने मेरी खूब सेवा की, अब कोई इच्छा बाकी नहीं है। ईश्वर करे तुम खूब फलो फूलो। अंगजा का सारा काम घर से ही होता था। हमारे पास ना तो क्लिपिंग की कोई सुविधा थी और ना ही कोई स्टाफ था। संपादन का सारा काम के आधार पर भुगतान के रूप में होता था। प्रूफ रीडिंग तो हम स्वयं ही कर लेते थे। हाँ, आर्टिस्टों को पकड़ने में बड़ी मुश्किलें आती थी। आर्टिस्ट वैसे ही मूडी होते हैं, पकड़ में आ गए तो आ गए, नहीं तो आप लगातार उन्हें खोजते रहे। वो आपको वायदे करके भी गायब हो जाएंगे। उनको दोष भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि अपने अपने स्थायी कामों में वे व्यस्त रहते थे। फिर भी हमने कुछ अच्छे आर्टिस्टों को पकड़ ही लिया जो लेआउट इलस्ट्रेशन में हमारी मदद करते थे। हरिपाल त्यागी, हमदम, सुकुमार चटर्जी जैसे कलाकारों से सहयोग मिला। हमदम को मैंने पूरी मैगजीन के इलस्ट्रेशन का काम दिया।
उस दौर में तो यह हाल था कि हमदम साहब पकड़ में आ गए तो उन्हें रात भर घर पर ही बिठाया, उनके खाने पीने चाय पानी का बंदोबस्त किया और सुबह जब उन्होंने काम खत्म कर दिया तभी पेमेंट उन्हें हाथ के हाथ दिया। बाकी लोगों का सहयोग भरपूर मिला, इस दृष्टि से कि पंक्चुअलिटी से उन्होंने काम किया। अंगजा में सभी बड़े स्तर के लेखकों जैसे अमृता प्रीतम, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, जैनेन्द्र जी आदि से जब रचना मांगी गई तब किसी ने निराश नहीं किया। उसी प्रकार नए और उभरते लेखक लेखिकाओं को भी पूरा प्रोत्साहन दिया गया। लेखकों कवियों के पारिश्रमिक में हम लोगों ने कभी कटौती नहीं की, किंतु फंड की कमी थी। ये भी डर था कि सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मालिक पुरी साहब ज्यादा खर्चा देकर कहीं डर न जाए और प्रकाशन ही बंद कर दें तो हमारा शौक अकस्मात दम तोड़ देगा। जग हंसाई का भी डर था कि बड़े चले थे पत्रिका निकालने, बीच में ही कुछ कदम चलकर धराशायी हो गए। उन दिनों तो यह आलम रहता था कि हमारा घर चारों तरफ कागजों के ढेर से भरा रहता था। दाद दूंगी मैं अपने पति ठाकुर को, उन्होंने कभी इस पर गुस्सा नहीं किया कि ये क्या फैला रखा है। आम पति तो अपनी दिनचर्या में थोड़े से ही परिवर्तन से भड़क उठते हैं, पर ठाकुर ने पूरा सहयोग दिया और देते भी क्यों नहीं। यह आग भी तो उनकी ही लगाई हुई थी जो अब मेरी भी आदत और शौक बन गई थी।